जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने इससे पहले वास्तविक संख्या का चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा कर के आप वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव और बेसिक दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद फिर बहुपद में आ जाइए, आपको बहुपद भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुपद में एक छोटे से शब्द के ऊपर जिसका नाम है चर। आखिरकार हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो चर हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो चर किसको कहते हैं? तो भाई चर उस राशि को कहते हैं जो हर हमेशा परिवर्तनशील होता है। ये चर हम लोग उस राशि को कहते हैं हर हमेशा जिसका मान बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर कहेंगे। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से, किससे? छोटे अक्षर से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो छोटा अक्षर आएगा एक्स वाई जेड वगैरह सब, इन सब से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किसको? चर को। इसका मान सदैव क्या होता है? बदलते रहता है, परिवर्तनशील होता है। अगला बात करते हैं इसी में कि ओचर किसे कहा जाता है? तो ओचर जो होता है वो निश्चित मान होता है। ये क्या होता है? निश्चित मान होता है, या तो कह सकते हैं हम लोग स्थिर मान होता है। ये बदलता कभी भी नहीं है। और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो अंक से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अंक से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका अंकिक मान आ जाएगा, उसको हम लोग अचर कहेंगे। और जिसमें कि देखेंगे मान का हर हमेशा परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला बात आता है कि बहुपद किसको कहेंगे? तो भाई बहुपद हम लोग उसको कहेंगे जिसमें कि चर और अचर को मिला करके कोई गणितीय व्यंजक बनेगा। यानी चर और अचर को मिला करके जो गणितीय व्यंजक हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे, हम कहें 2x प्लस में एक, तो ये मेरा बहुपद हो गया। अगर हम कहेंगे 5y² प्लस में 6y माइनस में 3, तो मेरा ये बहुपद हो गया। यानी कि बहुपद होने के लिए चर और ओचर दोनों को एक साथ मिला करके लिखेंगे तो मेरा बहुपद बन जाएगा। वहीं अगर बात कर लें हम लोग इसमें कि आखिरकार भाई हम बहुपद तो पहचान ही लेंगे और बना ही लेंगे, लेकिन बहुपद का जो है इसका सामान्य रूप क्या होगा इसको पहचानने का। तो अगर सामान्य रूप की बात करेंगे हम लोग, हाँ एक बात और कहेंगे दोस्तों कि आप जो है ना, आप पेन और पेपर लेकर बैठा कीजिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको एक पेपर में नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे, हमने तो किसी का परिभाषा ना तो लिख करके बताने का प्रयास किया है और ना ही हम लिखा रहे हैं, बस आपको बोलचाल की भाषा में आपको समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, क्लियर रूप से। इसीलिए पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, हम जो 2-4 बार बोलेंगे या तो जो बताएंगे आप उसे नोट कर लेंगे पेपर पर, तो आपको बहुत अच्छा होगा बाद में रिवीजन करने में। तो सामान्य रूप क्या होगा बहुपद का? सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस में c होता है। ये तो भाई अगर हम कहें तो एक रूप हो गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं ax प्लस b भी होता है। तीसरा ये भी कह सकते हैं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d भी होता है। ये इसका सामान्य रूप होता है, इसको पहचानने का तरीका होता है बहुपद को। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार के ऊपर, कि भाई बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुपद को जो प्रकारों में बांटा गया है इसको 2 तरीके से बांटा गया है। अगर पहला बात करें हम लोग तो इसको बांटा गया है पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर बांटा गया है। और दूसरा तरीका से इसको बांटा गया है घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। एक हो गया आपका पदों के आधार पर, दूसरा हो गया किसके आधार पर? घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया गया है, यानी इसको बांटा गया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद
कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करेंगे पदों के आधार पर की, तो पदों पर जो आधारित बहुपद है वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगर पहला बात करेंगे तो पहला आपका आ जाता है एक पदी बहुपद। कौन सा? एक पदी बहुपद। और दूसरा वाला आ जाता है आपका द्विपदी बहुपद। और तीसरा वाला आ जाता है त्रिपदी बहुपद। कौन सा? त्रिपदी बहुपद। और चौथा वाला आ जाता है आपका शून्यपदी बहुपद। कौन सा? शून्यपदी बहुपद। याद रखेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद को जो बांटा गया है वो 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला अगर बात करेंगे तो एक पदी, दूसरा बात करेंगे द्विपदी, और तीसरा बात करेंगे त्रिपदी, और चौथा बात करेंगे शून्यपदी। अब बात करते हैं कि एक पदी किसको बोलते हैं। तो वैसा बहुपद होगा जिसमें पदों की संख्या केवल एक होगा। पदों की संख्या केवल एक होगा, उसको हम लोग एक पदी कहेंगे। और जिसमें पदों की संख्या 2 होगा उसको हम लोग द्विपदी कहेंगे। और जिसमें पदों की संख्या 3 होगा उसको हम लोग त्रिपदी कहेंगे। लेकिन एक चौथा जो आता है शून्यपदी बहुपद, इसमें हम लोग इस तरीके से जानेंगे कि यदि किसी बहुपद के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसको शून्य पद का बहुपद भी बोलते हैं। तो यानी कि प्रत्येक पदों को इसमें क्या होना पड़ेगा? प्रत्येक पदों को शून्य होना पड़ेगा। प्रत्येक पदों को शून्य होना पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्यपदी बहुपद कहेंगे। एक बात और जान लेते हैं यहाँ पर कि आखिर पद की गणना कैसे करेंगे। तो पद को गिनते समय आप एक बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे कि पद की गिनती जो होती है वो या तो प्लस में या तो माइनस में। यानी प्लस के इधर अगर है तो एक पद है, अगर प्लस के उधर है तो 2 पद है। अगर गुना रहेगा कहीं पर गुना है या तो कहीं पर भाग है, तो इसका मतलब समझेंगे कि दोनों तरफ का राशि मिलाकर के एक पद होता है। और इसमें अगर भाग है तो नीचे ऊपर का राशि मिलाकर के एक पद कहलाता है। लेकिन अगर कोई प्लस और माइनस में है तो इसका मतलब 2 पद में चला जाएगा, या तो प्लस से प्लस करके हो या तो माइनस से माइनस करके हो। जैसे हम एक बहुपद लेते हैं उदाहरण के तौर पर जो लिखे थे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम इसको कहना चाहेंगे भाई इसमें कितना पद है, इसके बीच में गुना है, और गुना अगर इसके बीच में है, ये दोनों मिलाकर के एक पद हुआ, प्लस है ये दूसरा पद हुआ, तो एक पद और एक पद मिलकर के कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। अगर इसमें बात करेंगे तो ये एक पद यहाँ तक में हुआ और यहाँ तक में दूसरा पद हुआ, यहाँ तक में तीसरा पद, यानी इसमें पदों की संख्या 3 है तो त्रिपदी हो गया। जिसमें पदों की संख्या 2 है द्विपदी हो गया। अगर इसमें देखते हैं कि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और ज्यादा कितना है? 4 है, तो 4 अगर है तो उसके लिए बहुपद का अलग सिस्टम है। लेकिन अगर सभी पद शून्य हो जाएं तो उसको शून्यपदी बहुपद भी कहते हैं, और जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। अगर बात करेंगे घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद, तो घातों के आधार पर बहुपद मात्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 घातीय बहुपद, या तो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, या तो एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। और तीसरा बोल सकते हैं त्रिघातीय बहुपद या तो त्रिघात बहुपद। ये बहुपद को घातों के आधार पर बांटा गया है, जो कि 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं एक घातीय या रैखिक किसको कहेंगे। तो जिस पर घात केवल 1 होगा उसको एक घातीय या तो रैखिक कहेंगे, और जिस पर घात केवल 2 रहेगा उसको हम लोग द्विघाती या तो द्विघात कहेंगे, और जिस पर घात केवल 3 रहेगा उसको हम लोग त्रिघात या तो त्रिघातीय कहेंगे। सिर्फ 3 होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी एक घात है तो एक घातीय, 2 घात है तो द्विघात, 3 घात है तो त्रिघात हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसी में उदाहरण का। तो अगर हम ax
प्लस बी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं घातों की संख्या। एक बात ध्यान रहे, जब भी आप घात देखेंगे वो घात आपका देखा जाएगा चर पे। किस पर देखा जाएगा? चर पर देखा जाएगा, ना कि अचर पर देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कि भाई इसमें से घातों की संख्या कितना है, तो इसमें घातों की संख्या मात्र एक है। अगर एक है तो इसका मतलब हो गया कि एक घातीय या रैखिक बहुपद है। अगर हम दूसरा लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स अब प्लस में सी, अगर इसमें देखें अधिकतम घातों की संख्या 2 है तो इसका हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर बात करें वहीं पर ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स प्लस में सी की, इसमें देखते हैं अधिकतम घात 3 है तो इसका मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी में बातों को और समझते हैं। अब बात आता है कि किन किन स्थितियों में आप बहुपद को कह सकते हैं कि बहुपद है और किन किन स्थितियों में व्यंजकों को कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। तो इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक बात और क्लियर कर दूं कि बहुपद होने के जो है वो बहुत सारे शर्त होंगे और हैं भी, लेकिन बहुपद न होने के मात्र 3 ही शर्त हैं। तो हम लोग न होने के शर्त को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग कि बहुपद न होने के शर्त, यानी बहुपद नहीं होने के शर्त। बहुपद नहीं होने के शर्त अगर बात करेंगे तो इसमें आपको 3 शर्तों को याद रखना होता है, जो कि सबसे पहला बात आता है 1 बटे चर, यानी कहने का मतलब आपका चर कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करेंगे तो चर पर जो है घात आपका कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में घात है या तो बटे में चर है तो इसका मतलब समझ जाइए क्लियर रूप से कि आपका वो बहुपद नहीं है। अगर तीसरा वाला, अगर आपका चर जो है रूट में है तो समझ जाइए कि आपका बहुपद नहीं है। इन 3 कंडीशन के बावजूद जो भी आएगा वो बहुपद होगा, लेकिन जो इन तीनों कंडीशन में आ जाएगा, तीनों में से किसी एक कंडीशन में, तो उसको हम लोग कहेंगे बहुपद बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में क्लास भी आए, और साथ ही साथ जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको पुण्य भी मिले, और दूसरों के पास अगर पहुंचेगा ये वीडियो आपके माध्यम से तो सारा क्रेडिट आपको ही जाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल से लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। देखते हैं अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, जीवन में मुस्कुराते रहिए।